हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम अपने इस वीडियो में आपके साथ नोटिफिकेशन नंबर 74/2018 का डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो में कवर किए हैं, कुछ हम इसमें कवर कर रहे हैं। जो बैलेंस रह जाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक अमेंडमेंट इसके अंदर आया है, अमेंडमेंट नंबर जो कि रूल 12 के अंदर अमेंडमेंट हुआ है। रूल 12 किससे रिलेटेड है आपको बता देते हैं कि रूल 12 टीडीएस और टीसीएस जिन लोगों को डिडक्ट करना है उनको रजिस्ट्रेशन कराने के प्रोविजंस के बारे में बताता है। इसमें ये प्रोविज़न आया था टीडीएस और टीसीएस के बारे में कि जो भी टीसीएस या टीडीएस काटने के लिए लायबल कंपनियां हैं वो स्टेट वाइज टीडीएस डिडक्ट करेंगी, स्टेट वाइज उनको रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एंटिटीज़ हैं जिनके हर स्टेट में कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो इस केस में रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है इसके बारे में एक क्लियरिटी दे रहे हैं। इसमें जब रजिस्ट्रेशन का आप पार्ट ए फिल करेंगे और ऐसे स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन अगर ले रहे हैं जिस स्टेट में आपका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो वहाँ पर आपको पार्ट ए के अंदर उस स्टेट का नाम डालना है जिस स्टेट का आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, या यूनियन टेरिटरी का नाम डालना है जिस यूनियन टेरिटरी के लिए आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। और जो उसका पार्ट बी होगा उस पार्ट बी में आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालेंगे जहाँ पर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लोकेटेड है, जो कि पार्ट ए में आपने जो स्टेट का नाम डाला है उससे डिफरेंट हो सकता है या सेम भी हो सकता है। तो जहाँ आपकी प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे आप उस स्टेट का नाम डालेंगे, अदरवाइज़ आप प्रॉपर एड्रेस आपका रजिस्ट्रेशन एड्रेस वहाँ पर डालेंगे। तो ये क्लैरिटी इसमें रूल में दी गई है। उसके बाद दूसरी अमेंडमेंट जो इम्पोर्टेंट है वो ITC 4 से रिलेटेड है, जो कि रूल 45 के अंदर इसमें अमेंडमेंट की गई है। रूल 45 में ITC 4 जो कि जॉब वर्क पे जब कोई मटेरियल आप भेजते हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो या रॉ मटेरियल हो, तो उसकी डिटेल, उसको भेजने की और उसको वापस लाने की डिटेल मांगता है। तो इस केस में अभी तक जो आपने मटेरियल प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के पास भेजा उसकी डिटेल जाती थी, जॉब वर्कर से जो वापस प्रिंसिपल के पास आया उसकी डिटेल जाती थी, और जॉब वर्कर ने आगे किसी और जॉब वर्कर को आगे भेजा हमने तो उसकी डिटेल भी जाती थी। लेकिन अभी इस अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने ये वर्ड हटा दिया है जिसमें और सेंट फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर, यानी जो डिटेल, कई बार ऐसा होता है कि आप एक जॉब वर्कर को मटेरियल भेजते हैं, उस जॉब वर्कर से फिर उसे आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए दूसरे जॉब वर्कर के पास भेजते हैं, तो इसकी भी डिटेल पहले मांगी जा रही थी। अब इस वर्ड को ओमिट कर दिया है, यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो इस केस में आपको उन जॉब वर्क के मूवमेंट की डिटेल आपको नहीं देनी है जो जॉब वर्क आपका एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के पास ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये एक ईजी कर दिया है ITC 4 को फिल करना, उसमें एक रिक्वायरमेंट को कम कर दिया गया है। उसके बाद जो थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि रूल 96 जो कि रिफ़ंड के बारे में बात करता है, जो भी एक्सपोर्ट विद ड्यूटी हो रहे हैं उनका रिफ़ंड क्लेम करने के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे रिफ़ंड क्लेम करने के लिए बारे में बताया गया था कि शिपिंग बिल जब आप फाइल करते हैं उसी को एक रिफ़ंड की एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। ये पहले भी था, लेकिन इसमें क्या चेंज आया है कि जब उसको फ़ाइल तब माना जाएगा जब एक्सपोर्ट करते टाइम जो कन्वेंस का इंचार्ज है वो या तो डिपार्चर मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट रिपोर्ट कन्वेंस की, जो कि शिपिंग बिल नंबर और उसकी डेट को कवर करे, या बिल ऑफ एक्सपोर्ट की डेट और उसके नंबर को कवर करे, वो फाइल नहीं कर देता। तो यहाँ पे पहले दो वर्ड हुआ करते थे, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और एनी एक्सपोर्ट रिपोर्ट। अभी वहाँ पे एक वर्ड डिपार्चर मैनिफेस्ट और ऐड कर दिया गया है। तो डिपार्चर मैनिफेस्ट भी अगर फाइल होता है तो उसको भी प्रॉपर शिपिंग बिल का एप्लीकेशन फ़ाइल मान लिया जाएगा और उसके ऊपर भी रिफ़ंड प्रोसेस हो जाएंगे। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो इन्वॉइसेस से रिलेटेड है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस के बारे में बात करते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा चेंज किया गया है कि इसमें किसी सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कब नहीं है? जब इसमें एक प्रोवाइज़ो ऐड किया गया है जिसके थ्रू ये बात कही गई है कि कोई भी सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है इनवॉइस पर, अगर वो प्रॉपर IT एक्ट के थ्रू, IT एक्ट के प्रोविजंस को जो पूरा करते हुए कोई इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू किया जाता है तब। तो ये प्रोवाइज़ो जो ऐड की गई है जहाँ पर सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट को हटाया गया है, वो ऐड की गई है रूल 46 में, रूल 49 में और रूल 54 में। तो ये क्या रूल हैं? ये रूल 46, 49 और 54, ये तीनों रूल, एक रूल 46 जो है वो टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड है जिसमें टैक्स इनवॉइस काटने के बारे में बताया गया है। 49 जो है वो बिल ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, और जो 54 है वो स्पेशल केसेस में टैक्स इनवॉइस की बात करता है, जो कि बैंकिंग कंपनियां हैं या NBFC हैं। आपने जनरली देखा होगा, इस रूल को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि
आपने देखा होगा जब बैंक अपने चार्जेस डिडक्ट करता है तो वो स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट होते हैं और उसका एक इन्वॉइस भी बैंक इशू करता है जो डिजिटल फॉर्म में होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। उस पर साइन होना या डिजिटली साइन होना ज़रूरी नहीं है, इसमें ये अमेंड कर दिया गया है। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट इशू होते हैं, जैसे बैंक का स्टेटमेंट है या बैंक का इन्वॉइस है, उस केस में वो साइन होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम जनरेटेड इन्वॉइसेस है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। इस केस में इलेक्ट्रॉनिकली इन्वॉइस अगर इशू किया गया है जो कि आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस माना जाए, उस इन्वॉइस के केस में आपको डिजिटली साइन करने की या कोई सिग्नेचर करने की इन्वॉइस पे ज़रूरत नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक अपडेट है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम, क्योंकि पहले लॉ में एक गैप हुआ करता था कि वहाँ पे साइन इनवॉइस मांगते थे और जबकि ये साइन इनवॉइस आते नहीं थे, तो यहाँ पे इसको कवर कर दिया गया है। एक फिफ्थ अपडेट और है जो कि रूल 101 से रिलेटेड है। 101 में सब रूल 1 में जो वर्ड ऐड किया गया है वो वर्ड ऐड किया गया है द वर्ड पार्ट देयर ऑफ इंसर्ट कर दिया गया है। तो 101 में जो अपडेट किया गया है उसमें फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ उसका पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी ऐड कर दिया गया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो हम बताते हैं कि रूल 101 का सब रूल 1 जो है वो डिपार्टमेंट ऑडिट की बात करता है। डिपार्टमेंट ऑडिट जो करेगा उसमें कुछ एंटिटीज़ को सेलेक्ट करेगा और उनकी डिपार्टमेंट ऑडिट आएगी। तो वो सेक्शन 65 के बारे में बात करता है जो CGST एक्ट में दिया गया है। तो इस डिपार्टमेंट ऑडिट के लिए पहले जो प्रोविज़न दिए गए थे उसमें बताया गया था कि ये 65 में जो सेक्शन होना है वो टाइम पीरियड जो होगा इस डिपार्टमेंट ऑडिट का एक फाइनेंशियल ईयर होगा या फिर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर हो सकते हैं, यानी 1 साल या 2 साल या 3 साल का टोटल ऑडिट एक साथ हो सकता है। लेकिन नाउ अब उन्होंने उसके साथ एक वर्ड जो कि पार्ट देयर ऑफ भी है वो ऐड कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिपार्टमेंट ऑडिट करेगा वो कंप्लीट ईयर के भी कर सकता है और ईयर के किसी पार्ट की भी कर सकता है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा प्रोविज़न को और एक्सपेंड कर दिया गया है, तो जिसमें आपका कोई पार्ट ईयर भी कवर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो नोटिफिकेशन नंबर 74 के 5 अपडेट्स, और इसमें जो भी बैलेंस अपडेट्स रह जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जुड़े रहिए टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु के साथ। थैंक यू।